नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। आज हम आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी के निवास पर आए हैं। सुशील गुप्ता जी राजनीति के साथ साथ अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो चलिए आज देश के नए मुद्दों के साथ आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते थे कि हमने पहले भी किसान आंदोलन को लेके बहुत सारे जो सांसद हैं, जैसे कि वरिष्ठ नेता है भाजपा के श्याम जाजू जी और महाराष्ट्र से सांसद है गजानन कृतिका जी, उनसे भी हमने बातचीत की थी किसान आंदोलन को लेकर। तो आपकी जो सरकार है वो दिल्ली में है, कब से है, और हम आपसे जानना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर जो है आप लोग उसके समर्थक हैं, आप समर्थन कर रहे हैं पूरी तरह से। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बिल को एक अप्लाई करके देखना चाहिए कि अगर इससे किसान का विकास होता है, और अगर नहीं होता है तब इसका विरोध होना चाहिए? देखिए, ये एक तरीके से डेथ वारंट है, और एक बार आदमी मर गया तो दोबारा जिंदा होने का तो कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन जो किसान आंदोलन किस बात को लेकर आया है, कोरोना के दौरान केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेके आई। तीनों अध्यादेशों पे विरोध किया देश भर के किसानों ने कि मंडी सिस्टम को स्क्रैप करेगा, ये पूंजीपति के हाथ में फसल जाएगी, किसान और गरीब हो जाएगा। सरकार ने तीनों अध्यादेशों के विषय में किसी भी किसान संगठन से बात नहीं की, किसानों से बात नहीं करी, और जल्दबाजी में बिल लेकर आई। संसद में इसका विरोध हुआ, राज्यसभा में और लोकसभा दोनों के अंदर। भाजपा के लगभग 3 दशक पुराने साझेदार सरकार के अंदर पार्टी छोड़ के चले गए अकाली दल जी। समूचे विपक्षी दल ने इसका विरोध किया, परंतु सरकार ने संसद में एक नहीं सुनी। देश का कानून यह है कि किसी भी कानून को बनने से पहले अगर एक भी सांसद वोटिंग मांगता है तो वोट करानी पड़ेगी, उसके बिना कानून बन नहीं सकता है, देश का कानून है। परंतु राज्यसभा में इनकी गिनती नहीं थी और इन्होंने वोटिंग कराई नहीं, मानने के बाद भी ध्वनि मत से उसको पारित घोषित किया। लोकतंत्र के अंदर आंदोलन लोकतंत्र की खूबसूरती भी है जी। तो सरकार को इस बात को समझना चाहिए, ये तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए और आदर सहित देश के अन्नदाता को वापस अपने घर पे भेजना चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन है आप उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो 26 जनवरी को हुआ, तो क्या आप उस जो तिरंगे का अपमान हुआ है उसको सपोर्ट करते हैं? क्या वो किसान है जो तिरंगे का अपमान कर सके? क्या उन्हें किसान कहा जाएगा? उसकी हम निंदा करते हैं, भयंकर निंदा करते हैं, परंतु उसके पीछे साजिश क्या है ये भी देश के लोगों के सामने आनी चाहिए। वो जो दीप सिद्धू पंजाबी सिंगर है, वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ फोटो हैं उनकी। वो बीजेपी के सांसद का कैंपेन मैनेजर था जी। अगर वो और किसी और पार्टी का होता तो अभी तक देश के नाम पे उसको नोच के खा गए होते हैं, परंतु क्योंकि वो बीजेपी से संबंधित है इसलिए मौन है वहां पे जी। उसको गिरफ्तार करने में 1 महीना लगा दिया जी। 1 महीने के बाद उसको गिरफ्तार किया। ऐसा क्यों? मैं ये कह रहा हूं, अगर जो भी दोषी है जी। और वो दोष कैसे हुआ? लाल किला है, महल नहीं है, किला है जिसपे हाथी टक्कर मार ले ऐसे गेट होते हैं, टूटता नहीं। किले बनाए जाते थे, राजाओं पे कोई दुश्मन आके आक्रमण करे तो किले में घुस ना पाए। 26 जनवरी के दिन उस लाल किले के गेट खुले छोड़ दिए गए, जाओ झंडा फहराओ, जो मर्जी करो। ऐसा किसके संरक्षण में हुआ? तय रूट था किसानों का, लाखों ट्रैक्टर तय रूट पे गए। ये 200-400 ट्रैक्टर दिल्ली में क्यों घुसाए गए? इसके पीछे क्या साजिश थी, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए जी। और दोषी लोगों को पूरी सजा मिलनी चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो 26 जनवरी को हुआ उसका आप आरोप सीधा सीधा बीजेपी पे लगा रहे हैं? देखिए, अगर सरकार की इच्छा शक्ति ना हो तो 26 जनवरी के दिन लाल किले के ऊपर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। इतने लोगों को घुसा देना, झंडा फहरवा देना, खुले छोड़ देना, हाउ इट इज पॉसिबल?
तो ये तो थी किसान आंदोलन को लेकर बात, लेकिन सर अभी हमने देखा था कि हाल ही में निगम के जो कर्मचारी हैं वो धरने पे गए थे, तो उसको लेकर हमने आशीष सूद जी जो हैं उनसे बातचीत की थी, वो भाजपा के नेता हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि आप पार्टी जो है कर्मचारियों को पैसा, उनका जो पैसा है वो रोक के बैठी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्यों आप पार्टी इस तरह की चीज़ें कर रही है कि उन कर्मचारियों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़े? देखिए, सारे दिल्ली का एक एक निवासी जानता है कि कॉरपोरेशन का नाम है करप्शन। बिल्कुल 100% करप्ट बॉडी है। एक भी मकान को बिना पैसे लिए बनने नहीं देती। किसी भी तनख्वाह के एम्प्लॉय के तनख्वाह तक के पैसे खा जाते हैं। दिल्ली सरकार ने बार बार इनको पैसे दिए। ये 2,500 करोड़ का एक घोटाला कर दिया इन्होंने। इन्होंने डीडीए से पैसे लेने, वो मांगते नहीं है जी। इनको एडवर्टीजमेंट, मैं कहता हूं कि जून वाइज इन्होंने एडवर्टीजमेंट बांटी, जिसका करोड़ों रुपए टेंडर में आ सकता है। जानबूझ के सालों साल टेंडर नहीं करते, अनऑथराइज होल्डिंग लगाते रहते हैं। तो आप सीधा सीधा इसको भी भाजपा के ही वाले में डाल रहे हैं। तो सर एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि आपने किसान आंदोलन का इतना समर्थन किया है आप पार्टी ने, तो जो बिल आया था, जो 3 कानून आए हैं, उनमें कोई आप 5 बुराई हमें गिना सकते हैं क्या? गिनाता हूं मैं आपको। सबसे पहला जो बिल है उसमें किसान जी फसल बेचने की जगह जो सरकार की मंडियां हैं अभी, वहां पे कहते हैं कि प्राइवेट मंडियां भी बने जी। प्राइवेट मंडी में एमएसपी नहीं मिलती, सिर्फ सरकारी मंडी के अंदर ही एमएसपी मिलती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे ऐसे कुछ राज्य जहां पे सुदृढ़ मंडी सिस्टम है, 60% फसल को एमएसपी मिलती है। अब सरकार जो प्राइवेट लोगों को मंडी बनाने की बात दे रही है, धीरे धीरे इन मंडियों को खत्म करा देगी और प्राइवेट मंडियां चलेंगी, वहां पे एमएसपी मिलेगी नहीं। आज बिहार के अंदर मंडी सिस्टम नहीं है जी। बिहार का 10 एकड़ का किसान हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के 5 एकड़ के किसान के आके मजदूरी करता है। क्यों करता है? जमीन उसकी यहां से अच्छी है, पानी उसका यहां से अच्छा है, परंतु उसकी फसल की कीमत नहीं मिलती। यहाँ पे गेहूं और चावल 18 रुपए किलो बिकता है, वहां पे 11 रुपए किलो बिकता है, तो उसकी फसल की लागत पूरी नहीं हो पाती। यहाँ किसानों को डर है कि इनको भी फिर अडानी और अंबानी की मजदूरी करनी पड़ेगी। पहली कमी ये है। दूसरी कमी, इन्होंने अभी तक भंडारण एफसीआई के पास होता था जी। और जब भी देश में अनाज की कमी होती थी तो गरीब व्यक्ति को खाने के लिए एफसीआई देती थी एक रिजर्व प्राइस पे, और सरकार रिजर्व प्राइस पे खरीदती भी थी। अब अनलिमिटेड भंडारण ये सारा का सारा प्राइवेट लोगों को दे दिया, तो फसल पे जब किसान फसल काट के लाएगा, अडानी और अंबानी जैसे परिवार उसको सस्ता खरीदेंगे, और जब सारे देश की फसल इनके गोदामों में स्टोर हो जाएगी तो आपको और हमें भी जो आज 18 रुपए किलो गेहूं चावल मिलता है वो 40 रुपए किलो खरीद के खाना पड़ेगा। ये इसलिए आपको भी इसकी बुराई पता होनी चाहिए, सिर्फ किसानों के लिए नहीं है ये आपके लिए भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली मैं बात बताता हूँ। अभी तक किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं भी कोर्ट में जा सकता था जी। अब नए कानून बना दिया कि उसको एसडीएम के जाना पड़ेगा, डीसी के जाना पड़ेगा, वो ही फैसला करेंगे, तो इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। तो इस कानून में खासी कोई नहीं है, सारी कमियां ही कमियां हैं। तो आप कोई सुझाव सरकार के सामने रखना चाहे कि इस, या तो ये पूरी तरह आप कह रहे हैं कि बिल पूरी तरह हटना चाहिए, या फिर इसमें कुछ सुधार की जरूरत है? देखिए, सुधार ये है, सबसे पहला सुधार सरकार एमएसपी का कानून लाए। जबानी बातें नहीं, जबानी बातों पे अब देश ने विश्वास करना छोड़ दिया, क्योंकि पहले ही आप कई बार फेल हो चुके हैं। जब आपने नोटबंदी कराई थी तो ये कहा था कि 40 दिन बाद मुझे सड़क पे पकड़ लेना। कितने लोग बेरोजगार हो गए उसकी वजह से, कितनी इंडस्ट्री बंद होगी, कहाँ किसको पकड़े तो पुलिस पिटाई करती है। बोलना भी इस देश के अंदर बड़ा दुर्लभ सा काम हो गया है। अब एमएसपी के लिए कानून लाए। सरकार की फसल की एमएसपी, किसान की फसल की एमएसपी सरकार तय करती है। किसान ही कह रहा है जो तुम तय करो तुम ही तय करो, मगर मेरी उस पर खरीद जाए, ये इंश्योर कर दो देश के अंदर। एक सुझाव तो ये है। और जब तक आप ये नहीं लाते, ये सारे काले कानूनों को वापस लो।
बहुत खूब कि आप समर्थन तो कर रहे हैं पर उसमें थोड़ा बहुत सुधार की ज़रूरत है। एक सवाल हमारा दर्शकों का ये भी था सर कि अभी जो राजनाथ सिंह जी का बयान सामने आया था सदन में, जो पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन का समझौता हुआ है और दोनों सेनाएं पीछे हटने को तैयार हो गई है, तो आप उसको किसकी जीत समझते हैं? क्या ये भारत के पक्ष पे ही फैसला आपको दिखता है या फिर इसके पीछे भी कुछ है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा हो? देश के सैनिकों को मैं सैल्यूट करता हूँ। हमारा जी फौज है बहुत बहादुरी के साथ चीज़ों को संभाल रही है, परंतु मुझे अफसोस है कहते हुए राजनाथ सिंह जी ने हाउस के अंदर ये बयान दिया कि 40,000 किलोमीटर हिंदुस्तान की धरती के ऊपर चाइना का कब्जा हो गया है जी। 40,000 किलोमीटर धरती के ऊपर चाइना का कब्जा हो गया और हम अपनी ही जमीन से पीछे हट रहे हैं। चाइना भी हमारी जमीन पे था जी। वो हमारी जमीन से हमारी जमीन पे पीछे जा रहा है, चाइना की नहीं, और हम अपनी जमीन से अपनी जमीन पे ही पीछे आ रहे हैं। इसको बहादुरी कहेंगे या क्या कहेंगे, आप खुद अंदाजा लगा लें। सर, हमारे दर्शकों का ये भी सवाल था कि आप अग्रवाल जो अस्पताल है पंजाबी बाग में उसके चेयरमैन रह चुके हैं, तो क्या वहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, क्या वो लोग भी वहाँ पे इलाज के लिए मुफ्त जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, दिल्ली सरकार का नियम है कि हर हॉस्पिटल के अंदर 10% EWS के बेड रिजर्व होते हैं, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो। तो अग्रसेन हॉस्पिटल उसका बाकायदा पालन करता है। जब मैं प्रेसिडेंट था वहाँ पे हम 50 करोड़ रुपए साल की चैरिटी वहाँ पे करते थे EWS के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि आज भी वो निरंतर जारी है जी। और सर, एक और सवाल था हमारे दर्शकों के मन में कि अभी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स के जो इलेक्शन हो रहे हैं टीचर्स यूनियन के, उसमें पहली बार आप पार्टी जो है लड़ने जा रही है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट इलेक्शन होंगे क्या उसमें भी आप पार्टी लड़ेगी? हाँ, मुझे लगता है लड़ना चाहिए, पार्टी का डिसीजन होगा ये, परंतु टीचर्स एसोसिएशन का हम चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक काउंसिल का और एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों लड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने गुणात्मक सुधार शिक्षा के अंदर किए हैं, उच्च शिक्षा के अंदर भी उससे ज़्यादा सुधार हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कर पाएंगे। बहुत ही खूब सर, आपने हमारे सभी सवालों के बहुत ही शानदार जवाब दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस खास सेगमेंट में बनने के लिए। जी मेहरबानी, धन्यवाद। तो आज हमने आपकी मुलाकात आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद सुशील गुप्ता जी से करवाई। हमें आशा है आपको ये सेगमेंट बेहद ही पसंद आया होगा और ऐसे ही खास वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज़ और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।